क्या हो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूं कि हम जिस धरती की लेयर पे रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर गहरी है। आप बोलोगे सर 35 किलोमीटर ये तो बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेंटल धरती के नीचे है, जिस लेयर के ऊपर हम रहते हैं उसके ठीक नीचे वाली जो लेयर है वो 2900 किलोमीटर की है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ये कितना बड़ा डिफरेंस है। तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो मेरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये क्लास 6 का सिलेबस भी कवर करती है और क्लास 9th सैनिक स्कूल का भी सिलेबस कवर करती है, क्योंकि उनके पास भी साइंस में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ। और आप देख सकते हो बच्चों, ये जो इमेज मेरे पीछे है, देखो ये जो लेयर आपको दिख रही है यार कितनी पतली है ना। और ये जो आपका पार्ट है दिस इज मेंटल, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है भाई दिस इज कोर। ये आपको समझना होगा, धरती के पास अगर बच्चों कोर नहीं होता तो धरती सरवाइव नहीं कर सकती थी। धरती का कोर ही धरती को अलाइव रखता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे जो आने वाली सोलर फ्लेम्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है और बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो मैं ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट्स। यस, सबसे पहले बच्चों हम जिसकी बात करेंगे द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। भाई सबसे ऊपरी जो परत है हमारी धरती पे, वो जो परत है बच्चों दिस इज क्रस्ट और इट इज थिनेस्ट ऑफ द मॉल। और सबसे पतली लेयर है भाई ये, मैंने आपको अभी भी बताया सबसे पतली लेयर है क्रस्ट। आपको कॉपी में सिर्फ ये नोट करना है सर ये कितने किलोमीटर की है और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे रखोगे, एक टर्म याद रखना बच्चों, सियाल। क्या याद रखोगे, सियाल। वो वाला सियाल नहीं है भाई जो आपके घरों में, या मतलब घर बोल रहा हूं मैं, जंगलों में घूमता है जो। ये एक्चुअल में सियाल का मतलब SI का मतलब है सिलिकन और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। तो सियाल याद रखना। कहां है सर ये, आपका क्रस्ट में। जो ओशन की क्रस्ट है बच्चों, जो ओशन का जो क्रस्ट है, आपको पता होगा इस दुनिया में सबसे गहरी जो जगह है उस जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच। और सबसे बड़ा ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है और उससे भी नीचे एक छोटा सा पॉइंट है जो उससे थोड़ा और गहरा है, उसे चैलेंजर्स डीप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कम लोग वहाँ तक गए हैं। वहाँ इतना प्रेशर है बच्चों, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी बॉडी इंस्टेंटली विद इन 1 सेकेंड राख में राख बोल रहा हूँ मैं, मतलब इतने फाइन पार्टिकल्स में बदल जाएगी, आप पानी में घुल जाओगे। बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो ओशन की क्रस्ट है, यानी कि जो ओशन की नीचे की जो सरफेस है, जहाँ पर एक्सेस हमारा इतना नहीं है, वहां पर जो है सिलिका तो पाया जाता है बट एल्यूमिनियम कम पाया जाता है। उसके अलावा मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा गला खराब है बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो भाई, यहां पर एक वीडियो है, इस वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हो। देखो दिस इज अर्थ और ये वाला पार्ट है आपका मेंटल एंड दिस इज कोर। तो ये हमारे अर्थ का इंटीरियर है। आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ इमेज आ रही होगी, मैं ज़्यादा टाइम तक चला नहीं पाऊंगा, ये कॉपीराइट इशू आ जाएगा। एक वीडियो और है, इसको भी ध्यान से देखना जरा। देखो ये हमारी अर्थ है, रोटेशन कुछ इस तरीके से होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे रोटेशन की बात की थी, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो आप लोग देख सकते हो दीज आर द लेयर्स ऑफ आवर अर्थ, है ना। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। लेट्स मूव हेड। अब जो अगली चीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है बच्चों, वो है आपकी मेंटल। अब देखो भाई 2900 किलोमीटर की है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, इसको नोट कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th सैनिक के लिए बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा सवाल है। एस्थेनोस्फेयर को क्या कहा जाता है, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल कहा जाता है। और उसका मेन सोर्स जो है बच्चों लावा है। लावा आपको पता होगा, जब पत्थर जो होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट हो जाते हैं और वो पिघल जाते हैं तो लावा बन जाता है बच्चों, जो कि काफी डेंजरस चीज है। तो याद रखना इसको। इसमें आपको क्या नोट करना है, एक तो डेप्थ नोट करनी है, एक तो ये वाला पॉइंट नोट करना है और लावा नोट करना है।
द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। भाई कोर तो मेंटल से भी ज्यादा गहरा है ना, मतलब 3500 किलोमीटर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत होता है भाई, है ना। तो 3500 किलोमीटर का है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये आपको याद रखना है कि सर किससे बना है, निकल और आयरन। कैसे याद रखोगे, नाइफ से। कैसे याद रखोगे, नाइफ। ये वो वाला नाइफ नहीं जिससे आप सब्जी काटते हो, ये वो वाला नाइफ है जिसमें NI का मतलब निकल है और FE का मतलब होता है आयरन। जिन बच्चों को नहीं पता है सर Fe आयरन को क्यों कहते हैं, बच्चों ये उसका आप कह सकते हो एक लैटिन नेम है ना। लैटिन नेम भी नहीं, एक सिंबल आप कह सकते हो कि Fe सर आयरन का एक सिंबल है। आप ऐसे याद रख लो, निकल का जो सिंबल है वो NI है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हो। सवाल ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर हम इतना गहरा गड्ढा खोद दें कि हम मेंटल तक पहुंच पाएँ या क्रस्ट तक पहुंच पाएँ, कोर तक पहुंच पाएँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों। आप ये चीज़ें नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि भाई हम अपनी क्रस्ट को ही आज तक खोद नहीं पाए हैं, जो 35 किलोमीटर की है। सबसे बड़ा होल मेरे ख्याल में 10 से 12 किलोमीटर का है। आई डोंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद से कोलार गोल्ड माइन थी वो। मूव अहेड, सॉरी फॉर द वियर्ड कट बच्चों, एक्चुअल में कोई आ गया था। तो मैं कहां पर था, डिड यू नो पे था मैं। तो डिड यू नो का मतलब द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। भाई क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करती है। 84% जो है भाई वहां पे मेंटल है, 15% जो है वो कोर है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धरती का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लेयर्स ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सैनिक में यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सी लेयर पहले आती है, कौन सी लेयर बाद में आती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आती है बच्चों ट्रोपोस्फेयर, जो हमारे आसपास आपको दिख रही है भाई, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। फिर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है भाई आपकी क्या, एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब आउटर लेयर है। इनर लेयर क्या है भाई आपकी, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो अब मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे टेम्परेचर जो है, जो हमारी धरती का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो घटता बढ़ता है। आप कैसे समझ पाओगे, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेचर घटेगा, मेरी बात को समझना। जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, बट जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर मीजोस्फेयर में घटेगा, फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल होता है हमारी लेयर्स में। तो जितनी ज्यादा हाइट, तो क्योंकि बेटा देखो हम ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं, हम स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं जा सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रोपोस्फेयर में आप जितनी हाइट में ऊपर जाओगे, आप इमेजिन करना कभी आप लोग घूमने गए होंगे किसी पहाड़ में, वहां ठंडा होगा एज कंपेयर टू प्लेन्स। मैं जैसे अभी वीडियो देहरादून में बना रहा हूँ तो यहाँ पर गर्म है, बट अगर मैं अभी कहीं ऊपर चला जाता हूँ पहाड़ में, उत्तराखंड में काफ़ी ऊपर, तो वहाँ पर मुझे ठंड लगेगी, क्योंकि डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बच्चों, हाइट का डिफरेंस है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। द एटमॉस्फेयर में लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फर्दर रीजन अबाउट 500 किलोमीटर। कहने का मतलब ये मीजोस्फेयर के बाद जो पार्ट आ रहा है जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं बच्चों, वो 500 किलोमीटर की है, ठीक है। और एक्सोस्फेयर के बाद आप धरती से बाहर आ जाओगे और आप स्पेस में एंटर कर लोगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, मैं जो जो कहूंगा सिर्फ वही नोट करना है, हर कुछ नोट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, जितने भी वेदर चेंज है भाई सब यहीं होते हैं। 75% ऑफ एटमॉस्फेयर का जो मास है वो यहीं है भाई। टेम्परेचर घटता है जैसे आप ऊपर जाते हो, मैं बता दिया। हाइट इसकी 18 किलोमीटर है। लैप्स रेट क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज लैप्स रेट? तो लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अब देखो पहले तो मैं थोड़ा सा लैप्स रेट के बारे में समझाता हूं। देखो लैप्स रेट का मतलब है, सर मान लो आप यहां पे खड़े हो, आप यहां से ऊपर गए, 1 किलोमीटर आप ऊपर गए। अब 1 किलोमीटर ऊपर जाने की वजह से क्या चेंज आया, तो क्या चेंज आया, 6.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। 6.5 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में चेंज आया बच्चों।
तो ये लैप्स रेट होता है, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उतना उतना टेम्परेचर घटता रहेगा। और मैंने ये लाइन पहले ही पढ़ दी थी, ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं? द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग इज नोन एज ट्रोपोपॉज। ठीक है, जहां पर हाइट जो है मतलब टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है उस चीज को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। भाई देखो, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में हमें खतरनाक यूवी रेस से बचाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर कोई वेदर फिनोमिना नहीं होते, यानी कि भाई यहां पर बारिश नहीं होगी। ठीक है, और ये बेस्ट जगह है अगर मुझे एयरप्लेन्स को चलाना हो, जेट्स को चलाना हो, बहुत ही बेस्ट है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं मीजोस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मिडिल लेयर कहा जाता है और कोल्डेस्ट लेयर है। भाई मैंने बोला था ट्रोपोस्फेयर से टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद मीजोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, इसके बाद नहीं घटता है, सबसे ज्यादा मैक्स है, सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है बच्चों। अगर आप यहां पहुंच गए तो आपका शरीर जम जाएगा। ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर इसे कहा जाता है। यहीं पर मीटियोर्स जलते हैं जब वो धरती की सरफेस पे आते हैं, और इसके जो एंड होता है ना, जैसे मान लो मीजोस्फेयर है, ये लेयर है, इसका जो एंड है इसको मीजोपॉज कहेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर का जो एंड होगा उसको स्ट्रेटोपॉज कहेंगे। ट्रोपोस्फेयर का जो एंड होगा उसे ट्रोपोपॉज कहेंगे। तो पॉज का मतलब खत्म, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये देखो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, एक बहुत ही सुंदर सा एस्ट्रॉइड आ रहा है ना। सुंदर तो नहीं होते हैं एस्ट्रॉइड, अगर कोई टकरा गया तो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। आपको पता होगा बच्चों, डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हुए थे, किसकी वजह से हुए थे? एस्ट्रॉइड की वजह से हुए थे। उस एस्ट्रॉइड का नाम था वेस्टा, है ना, बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड था वो। अब आप लोगों के, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि सर अगर वो एस्ट्रॉइड से इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ा कि सारे डायनासोर्स मर गए। एक्चुअल में एस्ट्रॉइड से इम्पैक्ट पड़ा, बट उसकी वजह से फूड चेन में गड़बड़ हो गई। अब खाना ही नहीं मिला जीवों को, तो वो उसकी वजह से भी मरे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पूरा जो इसमें दोष है वो किसका है? एस्टेरॉइड का है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी देखो एक मीटियोर आ रहा है और देखो यहां पर बर्न हो रहा है ना। थर्मोस्फेयर की बात करूं, इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? नदर्न और सदर्न लाइट्स यहां पर दिखती हैं। दिस इज ऑल्सो लेयर विद सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ। भाई यहां पे ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है सैटेलाइट कौन सी लेयर में चलती हैं? थर्मोस्फेयर पे चलती हैं। द टेम्परेचर कैन, भाई यहां पे टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इमेजिन नहीं कर सकते भाई, आयरन पिघल जाएगा। 800-900 डिग्री सेल्सियस में आयरन पिघल जाता है भाई, ये तो 1500 डिग्री है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, यहां सब पिघल जाएगा। तो आइनोस्फेयर इज फाउंड इन दिस लेयर, आइनोस्फेयर भी इसी में पाई जाती है। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो भाई सोलर रेडिएशन आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो यूवी रेज आ रही है भाई वो इंसोलेशन है। पूछा जा सकता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट लेयर है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एटमोस्फेयर की, जहां पर आप समझ लो बेटा हमारा एंड हो चुका है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन सी चीजें पाई जाती है सर? हाइड्रोजन और हीलियम। धरती में जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, लाइटेस्ट गैस है। लाइटेस्ट गैस है तो भाई वो नीचे तो नहीं रहेंगी, ऊपर जाएंगी, तो कहाँ चली जाती हैं? वो एग्जोस्फेयर में चली जाती है। याद रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सर व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब होता है, सपोज मेरे पास ये है, इमेजिन मैंने इसको ये पकड़ा हुआ है यहां पर, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या ये यहीं पे रहेगा? सर नहीं रहेगा, ये नीचे आ गया। तो कुछ ना कुछ तो सर है ऐसा जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर मैं बोलूं आप लोगों से बच्चों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके शरीर में भी ग्रेविटी है? ये जो मैंने ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ा था भाई, इसके पास भी ग्रेविटी थी, मेरे पास भी ग्रेविटी है, हर चीज के पास ग्रेविटी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब सब चीजों के पास ग्रेविटी, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? इसका रीजन है बच्चों मास। आपके शरीर का जो मास है वो इस धरती के मास के सामने कुछ नहीं है बच्चों। यूनिवर्स में सिर्फ उनकी चलती है जिनका साइज बड़ा होता है। अब मैं आपको समझाने की थोड़ी और कोशिश करता हूँ। भाई धरती का मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून, तो धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड ने मून को पकड़ा हुआ है
और हम सबको भी पकड़ा हुआ है। तो धरती का मास बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं इसे सन से कंपेयर करूँ तो सन का मास बहुत ज़्यादा है, तो सन ने धरती को पकड़ा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर एक चीज़ के पास ग्रेविटी होती है, बट हम उसे अट्रैक्ट और रिपेल क्यों नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि हमारा मास कुछ नहीं है बच्चों। तो होपफुली आपको ग्रेविटी समझ में आई होगी। ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, जो होल्ड करता है पूरे यूनिवर्स को। भाई इसने पकड़ा हुआ है। ग्रेविटी नहीं होती तो बेटा सारे प्लैनेट्स इधर उधर चले जाते, कुछ नहीं बचता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू याद रखना सर 9.8 होती है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अवर अर्थ। जैसे ही मैं सेंटर की तरफ जाऊंगा धरती के, वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं ग्रेविटेशन भी लेके आया हूं इसमें ताकि ये पार्ट भी कवर हो सके। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता मुझे इन पे टाइम लगाना चाहिए, आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सी लेयर थिकेस्ट है भाई, मेंटल है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है भाई, अर्थ की, कोर है। मेन लेयर्स कौन सी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। आउटर पार्ट ऑफ द कोर, दो पार्ट बताओ भाई कोर के, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर, है ना। आयरन और निकल से क्या बना है सर, कोर बना है। थिनेस्ट लेयर क्या है, क्रस्ट है। वाई इज अर्थ इंटीरियर वेरी हॉट, ड्यू टू द हीट लेफ्ट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, कोर इतना गर्म क्यों है बच्चों, इसीलिए गर्म है क्योंकि भाई जब धरती बन रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था, जो धरती पे हीट थी जो बच गई वहां पर धरती की फॉर्मेशन में, और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वो सब धरती के अंदर हैं। इस वजह से जो है धरती क्या है बच्चों, हॉट है। मैग्मा क्या होता है भाई, मोल्टन रॉक प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ, ये भी आपको पता है। लावा क्या होता है भाई, है ना। विच लेयर, क्रस्ट और कोर, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को नापने के काम आता है बच्चों, इस बात का ध्यान याद रखना। सिस्मोग्राफ जो है हमें हेल्प करता है अर्थक्वेक की स्टडी करने में। ठीक है, ग्राफ होता है एक। ठीक है, ये भी वही चीज आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना बच्चों, यहां पे लिखा हो विच वेव्स हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी द अर्थ्स इंटीरियर। कौन सी वेव हेल्प करती है साइंटिस्ट को धरती का इंटीरियर समझने के लिए। तो कौन सी लेयर है वो, सेस्मिक वेव्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज और याद रखना, जो धरती की क्रस्ट है ना बच्चों, क्रस्ट, अभी मैं क्रस्ट पे खड़ा हूं, अब इन क्रस्ट को टुकड़ों में बांटा गया है। ये जो टुकड़े हैं ये मेंटल के ऊपर तैर रहे हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और आ गए। मुझे नहीं लगता इसमें आपको डाउट होगा। ठीक है, मेंटल किससे बना है भाई, ये भी आप कर सकते हो, मुझे लगता नहीं है ना। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में रॉक साइकिल और कुछ और पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के, मैं उसे कवर करूंगा। तो जल्द मिलता हूं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना, है ना, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं।